अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, सो लेट्स सी के फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है कैसी, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है। दिस वन जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है आपके पास मार्केट में आ गई है। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास पहले फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में 11 चैप्टर्स है। अब इसमें चैप्टर्स हैं, पहला मेजरमेंट्स है, फोर्स एंड मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एंड एनर्जी, फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये इंटरचेंज हो गए हुए हैं, पहले ये तरतीब नहीं थी चैप्टर्स की। तकरीबन मिलते जुलते ही हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन एक तो ये है कि आगे पीछे हो गए हैं चैप्टर्स, और दूसरा ये है कि कुछ थोड़े बहुत ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये टोटल चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट्स, उसको देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स हमारे पास होते हैं, क्या मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ की पैमाइश करते हो। इस सारे चैप्टर में आप देखेंगे कि चीज़ों की पैमाइश कैसे की जा सकती है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, मतलब समहाउ कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा सारा चैप्टर, जिससे हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कीप दिस इन माइंड, जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स होती है ना, वो रिलेट कर रही होती है 9th क्लास की फिजिक्स से। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग अभी यहाँ पे मेजरमेंट्स का चैप्टर देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे चीज़ों को मेजर कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे ले सकते हैं। एज सेम जैसे आपने चैप्टर 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, जिसके थ्रू आप मेजरमेंट्स लेते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी तकरीबन वैसा वैसे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट से आपको आइडिया हो गया होगा, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, मैं आपको बताती भी जाऊंगी आपने सारे में याद क्या करना है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आप सिर्फ इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं कि हम लोग इसमें याद क्या करेंगे। कहते हैं फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। कहते हैं फिजिकल साइंसेस की जो सबसे बेसिक ब्रांच है ना, वो हमारे पास फिजिक्स है। फिजिकल साइंसेस ऐसी होती है बच्चे जिनमें आप मेजरमेंट्स लेते हो, ठीक है। एक होते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस जो जानदारों से रिलेटेड होती हैं, एक होती है फिजिकल साइंसेस जो बेजान चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपके पास बेजान चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहते हैं फिजिकल साइंसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल हमारे पास ब्रांच है वो फिजिक्स है। It provides the basic principles and laws which help to understand the mysteries of other branches of science such as astronomy, chemistry, geology, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेस। कहते हैं ये हमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो कायनात में या डिफरेंट हमारे पास फील्ड्स हैं, उसमें जो हम नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जियोलॉजी में, बायोलॉजी में, हेल्थ साइंसेस में, एस्ट्रोनॉमी में। तो एस्ट्रोनॉमी होती है जिसमें आप आसमान से रिलेटेड, फल्कियात से रिलेटेड, तारे सियारे वगैरह डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री हमें पता है रिएक्शंस वगैरह के बारे में। जियोलॉजी हमें पता है ज़मीन से रिलेटेड। बायोलॉजी जो हमारे पास जानदार से रिलेटेड, और हेल्थ साइंसेज जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड। इन सिंपल वर्ड्स के फिजिक्स जो है ना, वो इन सबको अंडरस्टैंड करने में, इनकी जो मिस्ट्रीज है, प्रॉब्लम्स वगैरह है, उनको सॉल्व करने में अहम रोल अदा करते हैं। द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फिजिक्स हैज हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज। कहते हैं जो हमारे पास फिजिक्स में हमारे पास टेक्निक्स और टूल्स वगैरह है ना, इसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी जो पहले ख्वाब थी वो रियलिटी में बदलती जा रही है। जैसे पहले ज़माने में आपको पता है बिजली नहीं होती थी, अब बिजली हो गई है। अब एडवांसमेंट आती जा रही है, बिजली आप सोलर से आप लेना शुरू हो गए हो, पानी का अब प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप स्पेस में जाना शुरू हो गए। तो नंबर ऑफ थिंग्स है जिनको हम पहले समझते थे कि वो ख्वाब है, अब वो रियलिटी बनते जा रहे हैं। द कंफर्ट एंड प्लेजर्स एडिड इन आवर लाइफ आर fruitful रिजल्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं ये हमारी ज़िंदगी में जो नई कंफर्ट आ रहा है, सुकून आ रहा है, जो खुशी हमें मिल रही है, हम नई चीज़ों को कह लें टेक्नोलॉजी की वजह से हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद हुई होती है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी है उसका सुकून आता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि जो साइंस में हमारे पास तरक्की होती जा रही है, ठीक है, डेली लाइफ में। आई कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंटायरली चेंज द आउटलुक ऑफ आर मैनकाइंड। वही बात वेट कर रहे हैं कि हमारी जो मैनकाइंड है, हमारा जो रहन सहन है, उस चीज़ को उसने बिल्कुल बदल दिया हुआ है, ठीक है। The fast means of communication have brought people to the entire world in so close contact that the entire whole world has become a global village। कहते हैं हमारे पास पहले ये होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज है वो इजीली नहीं जाता था। कबूतर भेजे जाते थे, कबूतरों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज दिया जाता था। ये लोग खुद चल के जाते थे, या फिर वो पुरानी जो कम्युनिकेशन जिसके थ्रू गाड़ियाँ
इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, अब आपको पता है इंटरनेट के जरिए आप 1 सेकंड में मैसेज करते हो तो वो कहीं पे भी दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, आपस में बातचीत कर सकते हो। तो कहते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन जो है, ये हमारी जो पूरी वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है। मतलब विलेज गांव में होता है कि जहाँ पे लोग आराम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ग्लोबल विलेज की फॉर्म में हमारे पास कंसिडर हो गई है। आगे कहते हैं फिजिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। एंड साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड emphasizes द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। कहते हैं फिजिक्स में आप क्या करते हो, आपने बेसिकली ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें आप चीज़ों को एक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो और कुछ चीज़ों को मेजर कर रहे होते हो, फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह को, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेटली आप उसको मेजर करते हो। This chapter stresses in understanding the concept of measuring technologies, techniques and recording skills। कहते हैं इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि आप चीज़ों को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं और कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं याद करना, सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो फिजिक्स है वो फिजिकल साइंसेस में आती है, ठीक है, बाकी इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें मैं बताऊंगी क्या याद करना है, पहले इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। कहते हैं जो सारी की सारी फिजिक्स है ना, उसका इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर है, उन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है जिनकी बेस पे आप फिजिक्स के सारे लॉज को एक्सप्लेन करते हो, उनको एक्सप्रेस करते हो। मतलब कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर करते हो, ठीक है। कहते हैं फिजिक्स जो है ना वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है जिनको आप यूज करते हो फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हुए। आप फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, कहते हैं देयरफॉर दीज क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली। कि आपको अगर फिजिक्स जो है वो सारी की सारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी जरूरत हमें पड़ती है फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके ऊपर बेस कर रही है, तो इसका मतलब है हमें उनको एक्यूरेटली मेजर भी करना आना चाहिए। तो पहले तो हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या। मैंने आपसे ये बात की, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास मैस आ जाता है, लेंथ आ जाती है, टाइम आ जाता है, जिनको आप कैलकुलेट मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, दीज आर दी मैस, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमरस, बहुत सारी फोर्स। मतलब ये सारी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस पे आप फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हो, फिजिक्स के सारे लॉज को एक्सप्लेन, ठीक है। तो सिंपल वर्ड याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो वो 2-3 एग्जांपल आप इसमें माइंड में रख सकते हैं। कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ये आपने याद करना है। कौन कौन सी हैं, एक बेस क्वांटिटीज है और दूसरी कौन सी है, डिराइव क्वांटिटीज। फिजिकल अभी तक जितनी क्वांटिटीज है ना, लेंथ, मास, टाइम, जो भी चीज मेजर की जा सकती है, कहते हैं उसको 2 क्लासेस में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, एक है हमारे पास बेस, बिल्कुल बेसिक, और एक होती है डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव का मतलब होता है जिसको आप किसी चीज से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी इनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। कहते हैं हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज हैं, ये आगे डेफिनेशन है। पहले तो हमने बात की कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करते हो, बेस में और डिराइव में। अब उनकी डेफिनेशन है। कहते हैं डिराइव्ड, मैंने आपसे यही बात की, डिराइव का मतलब है जिसको आप किसी दूसरी चीज से निकाल सकते हो, किसी दूसरी चीज के ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस विच डिपेंड्स ऑन दी बेस क्वांटिटीज। के ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर, मतलब जिनको आप बेस क्वांटिटीज से निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी चीज से इसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, कोई सी 2 एग्जांपल्स आप देख लेते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फोर्स, से इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप बेस क्वांटिटीज से ड्राइव करोगे। अब हमें बेस क्वांटिटीज डिफाइन करनी है। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, जिनको आप किसी से ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करें, बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आप इसको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना डिफाइन कर सकते, ये बिल्कुल बेसिक्स होती है।
अगर बेसिक्स का पता चल जाए तो ड्राइव क्वांटिटीज को आप इन बेस क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं। बेस क्वांटिटीज जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, मतलब इनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है लेंथ आ जाता है, मैथ आ जाता है और टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी याद करने वाला क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, दो में। कौन कौन सी? बेस और ड्राइव। बेस ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, उनको किसी चीज़ से ड्राइव नहीं किया जा सकता, जिसमें मैथ्स, लेंथ और टाइम आता है। ड्राइव ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन किया जाता है या डिराइव किया जाता है या डिपेंड कर रही होती हैं बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आ जाता है। तो इनके आप डेफिनेशंस करेंगे और साथ में दो दो एग्जाम्पल्स करेंगे, या तो ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट है, कहते हैं दी मेजरमेंट्स ऑफ ए बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स टू स्टेप। ये आगे फर्दर क्वेश्चन बन जाता है कि बेस क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट है वो किन टू स्टेप्स के ऊपर बेस कर रही होती है या डिपेंड कर रही होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली कि आप एक स्टैंडर्ड चॉइस कर लेते हो, कि आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हो कि अच्छा ये स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ टाइम है, उसका मैंने यूनिट सेट कर लिया, मैंने कहा कि जो टाइम है वो एक बेस क्वांटिटी है। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। दूसरा ये होता है कि आप फिर देखते हो कि अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया तो आप कंपेयर करवाते हो, आपने अगर कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप उसको किस तरह से कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो दो इसके स्टेप्स होते हैं कि एक तो आपने स्टैंडर्ड सेट करना है, दूसरा आपने एक प्रोसीजर सेट करना है जिसके थ्रू आप कंपैरिजन करोगे किसी भी वैल्यू का जिसको आपने मेजर करना है उस स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स होते हैं जो आप यूज करते हो किसी भी बेस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। पहला ये क्या है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट करना है, दूसरा ये है कि आपने प्रोसीजर देखना है कि किस तरह से जो चीज़ आपने मेजर करनी है उसको आप अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करवाओगे। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आप एक स्केल लेंथ आपने मेजर करनी है, आप पहले स्टैंडर्ड लेते हो, मतलब मैं एक स्केल ले लेती हूँ, फुट्टा ले लेती हूँ, मैं उसको स्टैंडर्ड कंसिडर कर लेती हूँ जिसके ऊपर मेरे पास स्केलिंग हुई हुई है 12 सेंटीमीटर की। अब मैं उस स्केल की मदद से किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? मैं उस स्केल के हिसाब से मैं दूसरी चीज़ों की कंपैरिजन करती जाऊँगी। अच्छा ये एक स्केल के इक्वल है, ये दूसरा स्केल है, तो मेरे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कि आप सेट कर देते हो कि स्टैंडर्ड क्या है, अच्छा इस चीज़ के हिसाब से मैंने किसी चीज़ को मेजर करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उसके साथ आप कंपेयर करवाते हो वो चीज़ जो आपने मेजर करनी होती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि इन विच टू कि मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन विच स्टेप्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि कौन से दो स्टेप्स होने चाहिए। पहले आपने स्टैंडर्ड लगाना है, चॉइस है कि मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, जो भी मैं चीज़ के हिसाब मेजर करूँगी इस हिसाब से मेजर करूँगी। फिर आपने कंपेयर करना है, जो चीज़ आपने मेजर करनी होती है उसके साथ कंपेरिजन कर देते हैं, ठीक है। Measurements must be reliable and accurate so that can be used easily and effectively। वो कहते हैं एक्यूरेट होनी चाहिए measurements, reliable मतलब हर चीज़ reliable मतलब अगर एक जगह पे एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, मतलब एक चीज़ यूज़ हो रही है कोई चीज़ मेजर करने के लिए, तो वो दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है जो हर जगह पे यूज़ हो सके। तो आगे हमारे पास है, इस सारे पैसेज में हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जो कि आप डिटर्मिन कर सकते हो, मेजर करते हो। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, बेस और ड्राइव्ड में। फिर हमारे पास है कि आपने अगर बेसिक क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो कौन से दो स्टेप्स होते हैं, तो इसके दो स्टेप्स याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सके, यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूनिट्स हमारे पास क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और सो ऑन के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा। आप अच्छी अगर कोई वैल्यू लिखते हैं, जस्ट लाइक कि मैंने कोई नंबर लिख दिया 2। अब मैंने ये नंबर तो 2 लिख दिया, मैं ये तो नहीं बता सकती ना मुझे ये क्या मैं ले रही हूँ, 2 मैं क्या ले रही हूँ, टाइम ले रही हूँ, लेंथ ले रही हूँ, मैं क्या चीज़ लेना चाह रही हूँ, मैथ्स ले रही हूँ। अगर मैं इसके साथ छोटा सा एस लिख दूँ, सेकेंड लिख दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मैं क्या चीज़ मेजर कर रही हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं टाइम मेजर कर रही हूँ। इसी तरह से अगर मैं इसके साथ केजी लिख दूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसके क्या लेना चाह रही हूँ, मैं मैथ्स लेना चाह रही हूँ। तो यूनिट्स से आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या चीज़ मेजर कर रही हूँ।
या फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यूनिट्स आप यूज करते हो आप एक्सप्लेन करने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ले रहे हैं। अब अगर मैं इसकी स्टोरी आपको थोड़ी सी बताऊं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि यूनिट्स, मैंने आपसे भी ये बता दिया कि आप किसी चीज को मेजर करने के लिए या फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, कहते स्टार्टिंग में पता है क्या होता था, किसी जगह पे आप जैसे दुनिया आई वजूद में, तो जैसे जैसे लोगों ने रहना शुरू किया, कुछ लोग जो है वो जो पहले ज़मानों में टाइम मेजर करते थे, कुछ मौसमों के बदल के आने से टाइम मेजर करते थे, कुछ दिन रात से मेजर करते थे। इसी तरह से कुछ लोग जो थे ना, पहले ज़माने में फुट स्केल वगैरह तो नहीं होते थे ना, कुछ लोग जो है वो हाथ की पैमाइश करते थे, अच्छा ये इतने हथेली मेरे पास है, लेंथ मेजर करते थे। कुछ पाँव के जो स्टेप्स थे उनसे लेंथ मेजर करते थे। तो हर अपने हिसाब से यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर एक जगह पे कोई लोग पाँव से, फुट स्टेप से कितने मेरे पाँव, कितने कदम मेरे पास ये लेंथ है, उससे मेजर कर रहे थे, तो किसी दूसरी जगह पे वो हाथ से मेजर कर रहे थे। एक जगह का डाटा जो है ना वो दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आपको कोई एक ऐसा यूनिट बताना है जो हर जगह पे इस्तेमाल हो सके, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सके। जैसे हमें पता है किसी एक जगह पे अगर लेंथ मेजर करी जा रही है मीटर में, तो दूसरी जगह सेंटीमीटर में हो रही होती है। तो तो आपने ये ज़रूरत पेश आई टाइम के साथ साथ कि अगर यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो पूरी दुनिया में एक ही होने चाहिए। रिसर्च में अगर लेंथ मेजर की जा रही है पूरी दुनिया में तो मीटर में ही होनी चाहिए। ये ना हो किसी एक जगह पे मीटर में हो, किसी एक जगह पे सेंटीमीटर में हो। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि अगर डाटा मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना है, तो रिसर्च करवानी है, तो हर दुनिया के हर कोने में एक जैसा यूनिट इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए उसको नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, कहते हैं 1960 में एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। कि 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी, उसने कहा कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, डेफिनेशन सेट कर दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं कोई स्टैंडर्ड सेट कर रही हूँ, कोई यूनिट्स सेट कर रही हूँ, तो वो पूरी दुनिया में एक जैसे इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर मैं लेंथ को मीटर में इस्तेमाल कर रही हूँ तो हर जगह पे मीटर में ही वो फाइंड आउट होना चाहिए। द सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश इज कॉल्ड दी, उसी को आपने नाम दे दिया सिस्टम इंटरनेशनल। कि पूरी दुनिया में किसी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होने चाहिए। ऐसे यूनिट आर यूज्ड बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय ऑलमोस्ट ऑल नेशंस। वो ये बात करें कि ये जो है ना हर दुनिया में हर मुल्क हर कम्युनिटी इसी यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करती है। ऐसे यूनिट्स के जो दो बेसिक यूनिट्स होते हैं, उसको जितने यूनिट्स थे ना उन सबको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। बेस से हमें आइडिया हो रहा है जो बिल्कुल बेसिक्स होंगे, और ड्राइव से हमें आइडिया हो रहा है जिनको आप किसी दूसरी चीज़ से ड्राइव करोगे। अब बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स क्या होंगे, वैसे जो बेस क्वांटिटीज है ना उनके जो यूनिट्स होंगे उनको बेस यूनिट्स बोल देंगे, और जो ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी उनके जो यूनिट्स होंगे उनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोल देंगे। तो यहाँ पे यही बात करें कि 7 बेसिक यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं वो हमारे पास है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन सबके जो यूनिट्स हैं वो क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट्स हैं। ये बेसिक या बेस क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स क्या होंगे, बेस यूनिट्स। अब ये मतलब ये वो यूनिट्स है जो किसी दूसरी चीज से ड्राइव नहीं हो सकते। जैसे ये आपने टेबल याद करना है। बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का मैस ऐसा यूनिट क्या होगा, मैस होगा, मीटर होगा, उसको एम से लिखेंगे। मैस हमेशा पूरी दुनिया में किस में यह किया जाएगा, किलोग्राम में, उसको केजी से लिखेंगे। टाइम को सेकंड में, उसको एस से लिखेंगे। तो ये यूनिट्स हैं जो ऐसे यूनिट्स हैं, इनको बेस यूनिट्स बोला जाएगा। और इनके सिंबल्स किस किस में लिखे जाते हैं, वो इसमें लिखे जाते हैं। टेम्परेचर को कैल्विन में कैपिटल के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो ये आपने याद करने हैं 7 बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है, ऐसे यूनिट्स जो डिपेंड करेंगे बेस यूनिट से, मतलब जिनको आप ड्राइव कर सकते हैं किससे, बेस यूनिट से, उनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे एग्जैक्टली आपने डेफिनेशन की थी ना बेस क्वांटिटीज को ड्राइव क्वांटिटीज, बिल्कुल इसी तरह से। अब हमारे पास द यूनिट्स ऑफ plane angle and solid angle have also been included in the list of the derived units since 1995.
है। अच्छा, ड्राइव यूनिट्स हमने ये बात की थी स्टार्टिंग में कि ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव किए जाए। स्टार्टिंग में पता है क्या था, प्लेन एंगल जो शेप से रिलेटेड होते हैं ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है। मतलब सर्कल में आप एंगल कैसे निकालते हो, आप क्यूब में कैसे निकालते हो, स्फेयर में गेंद जो शक्ल होती है उसमें कैसे निकालते हो, इनकी एक अलहदा क्लास थी। ठीक है, इनके यूनिट्स को नाम दिया गया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। लेकिन बाद में 1995 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा ये जो अलग से क्लास है ना यूनिट्स की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बात करते हैं, इनको भी इसी क्लास में शामिल करते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। इसलिए इसको भी ड्राइव्ड यूनिट्स में शामिल कर दिया किस साल में, 1995। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी सारी क्वांटिटीज होंगी वो कौन सी होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिसमें आपके पास आ जाएगी प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फोर्स, वर्क, पावर, ये सारी के सारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। ये इनके यूनिट्स हैं, इनके सिंबल्स हैं, और इनको बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो ये है। ठीक है, कि फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन है, लेकिन फोर्स को आप ड्राइव क्वांटिटीज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख सकते हैं। आपके पास अगर कूलम है तो इसको एम्पेयर सेकेंड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो आप इनके ये सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। आगे कहते हैं इन एडिशन, आप इसमें से कोई एक आधी एग्जाम्पल पीछे याद कर लीजिएगा, फोर्स और वर्क की कर लें। ठीक है, in addition to base and drive quantities the SI permits the use of certain additional units including, कहते हैं ये तो हमारे पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज हैं, कहते हैं इसके अलावा कुछ एडिशनल यूनिट्स हैं वो भी ऐसे ही हमें कहते हैं कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ट्रेडिशनल है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, मतलब आपने बहुत छोटे लेवल पे एक यूनिट यूज करना है, बहुत बड़े लेवल पे यूनिट इस्तेमाल करना है, तो वो देखते हैं कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े एंड सो ऑन, डिफरेंट जगहों पे। कहते हैं इंक्लूडिंग हमारे पास कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कहते हैं दी ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग। आपने अगर मैथ्स में यूनिट फाइंड आउट करने हैं, एंगल्स वगैरह, सर्कल में कितने एंगल्स है, उसके लिए आप डिग्री इस्तेमाल कर सकते हो, 8 मिनट इस्तेमाल कर सकते हो, 8 सेकेंड। आप लोगों ने देखा होगा जो घड़ी होती है उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शक्ल सर्कल की फॉर्म में नहीं होती है, ऐसे वाली होती है। ठीक है, ऐसे वाली। आप इसमें ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिग्री की फॉर्म में भी इसका यूनिट ले सकते हो, इसमें सेकंड, क्योंकि हमें पता है घड़ी में सेकंड होता है, 8 सेकंड या 8 मिनट की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स में ये होता है। आप यूजुअली शेप्स की बात करते हो ना, तो ये जो सर्कल है ये शेप ही है ना। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल यूनिट फॉर स्टैंडर्ड टाइम, के लिए आप मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हो, टाइम भी, डे भी, साल भी। ये जब बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, इससे यूनिट आपके पास हाँ वही होगा, सेकेंड ही होगा। इसके अलावा लोगारिथमिक यूनिट है, बेल है, सच एज मल्टी बेल है, सच एज डेसिबल है। अच्छा, ये यूजुअली इंटेंसिटी वगैरह को एक्सप्लेन करना होता है, साउंड की इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे आप डेसिबल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, कि लाउडनेस कितनी है किसी चीज़ की, एम्पलीट्यूड कितना है। आगे 2 metric units commonly used in ordinary life, the liter for volume and ton for large masses। ठीक है, ये कहते हैं हमारे पास 2 वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक मैट्रिक होता है और एक नॉन मैट्रिक होता है। मैट्रिक वो होते हैं यूनिट्स जिनको आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और नॉन मैट्रिक होते हैं जिनको आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कहते हैं हमारे पास जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वॉल्यूम के लिए आप लीटर इस्तेमाल करते हो, टन का वर्ड इस्तेमाल करते हो। अच्छा, तो इनको आप बेस यूनिट में इस्तेमाल कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हम लोग को पता है 1 टन में जो है 40 kg होता है, इसी तरह से आप इनको बेस यूनिट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है कि हमारे पास 2 नॉन मैट्रिक साइंटिफिक, वो छोटे लेवल पे बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट होता है किसी चीज़ के, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उनके मास वगैरह फाइंड आउट करने हो ना, तो वो यूनिट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, ये वो यूनिट है जो नॉन मैट्रिक है, जिनको आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी नॉटिकल माइल एंड नॉट। ये हमारे पास होते हैं, यूजुअली यूज़ किए जाते हैं सी, समुंदर में, या मेट्रोलॉजी वगैरह में, फल्कियात वगैरह में। मतलब ये होता है हमारे पास, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है नॉटिकल, और नॉट होता है जो स्पीड का यूनिट होता है। लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जब आप समुंदर में कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे आसमान वाली साइड पे। ठीक है, फल्कियात वाली स्पेस वाली साइड पे। दी एकड़ एंड हेक्टेकर कॉमन मैट्रिक यूनिट्स हैं लैंड। आपने ज़मीन की पैमाइश वगैरह करनी हो तो वहाँ पे ट्रेडिशनल ये एक यूनिट है जो इस्तेमाल किया जाता है।
बार यूनिट है प्रेशर का, कॉमनली यूज किया जाता है मिली बार एंड मेट्रोलॉजी एंड द किलो बार इन इंजीनियरिंग, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होता है कि जो बहुत छोटे लेवल पे आपने किसी एटम या मॉलिक्यूल का साइज निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस होता है बेसिकली, डिस्टेंस का यूनिट होता है। एंड बार यूनिट्स इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनको आप वैसे पढ़ लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। अब ये क्वेश्चन में आपने याद क्या करना है, इसमें आपने बेस यूनिट्स याद करने हैं, कौन से 7 बेस यूनिट्स होते हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं, सिंबल कौन से हैं। इसके अलावा ड्राइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स कौन से होते हैं, उसमें देख लीजिएगा कोई 2-3 एग्जांपल्स। साथ में आप देख लीजिएगा कि जो फेज एंगल प्लेन एंगल थे वो पहले तो नहीं थे ड्राइव, लेकिन अब वो 1995 की मीटिंग में ड्राइव में शामिल हुए। ये ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं जिनको एक दफ़ा आप लास्ट में पढ़ लीजिएगा जस्ट फॉर एमसीक्यूज। अब एक्सरसाइज में देखें इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन कैसे या लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जिनको आप फर्दर किसी यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते। 7 होते हैं, आपने वो उनके यूनिट्स याद करने हैं। ड्राइव कोई भी जो आप बेस यूनिट से ड्राइव कर सकें। एग्जाम्पल्स आप उनकी 7 के 7 याद करेंगे, बेस और ड्राइव की कोई 2-3 लिख सकते हैं, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।